आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। लोक प्रशासन के सीरीज का आज 8वां वीडियो है, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को हल करेंगे। और ध्यान रहे, ये वीडियो लोक प्रशासन का अंतिम वीडियो है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए है, विकास प्रशासन की अवधारणा का उद्भव हाल ही में हुआ था। तो ये बात सही है, विकास प्रशासन की अवधारणा अभी हाल ही का दिन है। तो ये कथन जो है राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अनेक देश आज़ाद हो गए थे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो इसका देखा जाए और तो ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। फिर कचरा टोकरी मॉडल का विकास किया था। कचरा टोकरी मॉडल का विकास किया, तो देखिए खाली स्थान पे जो रहेगा यहाँ पे दिया है कि माइकल डी कोहेन। माइकल डी कोहेन ये भी हो जाएगा। फिर है कि जेम्स जी मार्च, ये भी हो जाएगा। पीटर ड्रकन ये बिल्कुल नहीं होगा। और जोहान पी ऑल्सन ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि माइकल डी कोहेन, जेम्स जी मार्च और जोहान पी ऑल्सन ये ने कचरा टोकरी मॉडल का विकास किया था, ये तीनों लोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगठन के सिद्धांतों के विकास से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है। हेनरी फ्यूल, एल डी वाइट, सी है एल एफ उर्विक और डी है लूथर गुलिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल डी वाइट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 10 वर्ष तक अमेरिका कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहा है। तो ए है वुडरो विल्सन, डी है वाल्डो और सी है फ्रेडरिक्स और डी है हर्बर्ट साइमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक्स। तो जो फ्रेडरिक्स थे ये 10 वर्ष तक अमेरिका कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध में वन बेस्ट वे का अर्थ क्या है। वन बेस्ट वे का अर्थ क्या है किसमें, वैज्ञानिक प्रबंध में। तो ए है कार्य का समान बंटवारा, बी है कार्य प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण और सी है कामगारों और प्रबंधन की मानसिक क्रांति और डी है कार्यविधियों का मानकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यविधियों का मानकीकरण। ऑप्शन जो डी है ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है। स्टाफ एजेंसी नहीं है तो कहाँ पे, यूएसए में। तो यह है स्टेट डिपार्टमेंट, ऑफिस बजट एंड मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और द वाइट हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था। देखिए क्या है कि भारत में निष्पादन बजट किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाल एपलवी रिपोर्ट, गोरवाला रिपोर्ट, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट और डी है संथानम समिति रिपोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग रिपोर्ट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, लिकर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का एक प्रकार नहीं है। लिकर्ट के अनुसार है कि ये नेतृत्व का प्रकार नहीं है। कौन है, शोषणपरक प्राधिकारिक, उपकारी प्राधिकारिक, सहयोगी प्राधिकारिक और सहभागी प्राधिकारिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहयोगी प्राधिकारिक, इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन है ए, कमान की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होता है।
और कारण आर है कि सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे जो दिया है कि कमान एक की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहार्य नहीं होता है, तो ये सही है। सामान्यतः प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पष्टीकरण इसका सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है, तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है। नौकरशाही जो है वो सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है, तो नौकरशाही एक प्राचीन संस्था, ये भी सही है। देखिए दोनों कथन पर अपनी जगह सही है, लेकिन जो ये आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में, तो कूट दिया है ए और आर दोनों सत्य है, बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासक के विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम करिए। देखिए लोक प्रशासन के जो विकास हैं उनका सही चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर दिया पारिस्थितिकी उपागम, सिद्धांत उपागम, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन और दिया लोक नीति उपागम। तो यहाँ पे पहले नंबर पर जो हो जाएगा राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। फिर है कि सिद्धांत उपागम, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर है तीसरे नंबर पारिस्थितिक उपागम, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में लोक नीति उपागम, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा बन रहा है 3 2 1 4, ये 3 2 1 4 बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 2 1 4, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आया। पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है किस दशक में आया, तो यहाँ पे है 1990 का दशक, 1920 का दशक, 1940 का दशक, फिर डी है 1960 का दशक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1960 का दशक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पांस के रूप में दिया है। ठीक है, जो नेतृत्व का विश्लेषण है वो किसके रूप में, सर्कुलर रिस्पांस के रूप में दिया है। तो किसने दिया है, एल उर्विक, एच साइमन, सी आई बर्नार्ड और एम पी फॉलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम पी फॉलेट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित औपचारिक सिद्धांत के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। ये कह रहा है कि सामान्य उत्प्रेरक है पहला, बी है सामान्य प्रयोजन, सी है संचार और डी है सहयोग करने की इच्छा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य उत्प्रेरक, ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूटों का प्रयोग करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 जारी किया गया था। देखिए वहाँ पे नागरिक सुधार अधिनियम 1978 जारी किया गया था। तो इसमें क्या है कि निष्पादन बजट प्रणाली, मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, तीसरा है निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली और चौथा कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय। देखिए यहाँ पे जो नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 जो जारी किया गया था उसमें क्या है, तो इसमें मध्यम प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान है। तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। और फिर इसमें दिया है कि निष्पादन, ये भी नहीं है, कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय ये भी नहीं है, निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली ये है, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। तो देखते हैं कूट में 2 और 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है अभिकथन ए, हेनरी फ्योल ने प्रबंधन गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्वों की पहचान की है। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंधन गतिविधि के प्रमुख 5 तत्वों की पहचान की है, ये सही हो जाएगा कथन। हेनरी फ्योल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही से नहीं हो पा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रदत्त विधान नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रदत्त विधान नहीं है, तो अधीनस्थ विधान, कार्यकारी विधान, अध्यादेश बनाने की शक्ति और नियम बनाने की शक्ति। तो सी है अध्यादेश बनाने की शक्ति, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रदत्त विधान जो होता है, विधायिका जो होती है अर्थात संसद है, तो चाहे राज्य विधायिका हो चाहे केंद्र की विधायिका हो, तो विधायिका कानून बनाने की शक्तियों को अपने न बनाकर किसी अन्य को देती है। तो इनका इसका मतलब है कि अधीनस्थ विधान यानी कि अपने निचले असर किसी संगठन को, किसी संस्था को दे सकती है। कार्यकारी विधान यानी कार्यपालिका को विधान बनाने की शक्ति दे सकती है, नियम बनाने की शक्ति दे सकती है। लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो होती है वो प्रशासक को होता है, अर्थात देश का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कभी भी संसद अध्यादेश जारी करने की शक्ति दूसरे को नहीं दे सकती है, ये राष्ट्रपति के पास ही होता है। तो ये सी इसका प्रदत्त विधान नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कूट दिया है। एक तरफ नागरिक शिकायत निवारण दिया है सूची 1 में, और एक तरफ दिया है सूची 2 में देश, यानी कि नागरिक शिकायत जो निवारण है वो किस देश में कौन से तरीके से, तो दिया है ए प्रोक्यूरेटर प्रणाली। तो प्रोक्यूरेटर प्रणाली जो होती है वो रूस में पाया जाता है, तो इसका रूस हो जाएगा। दूसरा फिर बी है प्रशासनिक न्यायालय। तो प्रशासनिक न्यायालय जो होता है फ्रांस में है, ठीक है। वहाँ पे फ्रांस में 2 तरह के न्यायालय, एक सामान्य न्यायालय होती है, एक प्रशासनिक न्यायालय होती है। तो प्रशासनिक न्यायालय कहाँ है, फ्रांस में है। ओम्बुड्समैन, तो ओम्बुड्समैन जो है स्वीडन में, सबसे पहले स्वीडन में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। संसदीय आयुक्त जो है वो ब्रिटेन में है, संसदीय आयुक्त कहाँ है, ब्रिटेन में है। तो यहाँ पे देखिए एक का 2 है, बी का 1 है, फिर सी का 4 है, फिर डी का 3 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पाल ए एपलबी की संस्तुतियों के आधार पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ पे पाल एपलबी की संस्तुतियों के आधार पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया है। तो ए है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, बी है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, और सी है भारतीय सामाजिक आयुर्विज्ञान भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। फिर है कि भारतीय पुलिस अकादमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कथन जो है सूची दिया गया और सूची को मिलान कर रहा है। तो सूची का एक तरफ सूची में पुस्तक दिया है, दूसरे सूची में लेखक का नाम दिया है। तो दिया ए फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रंटियर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, तो इसका हो जाएगा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, ए का 3। फिर है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, तो इसका हो जाएगा ब्रेबंटी इसका 1 हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा जे ला पलम्ब्रा, ऑप्शन यहाँ पे मतलब डी 4 हो जाएगा इसका मिलान, सी का। डी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, तो इसका हो जाएगा फेरल हेडी, इसका दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से जो हमारा देखते हैं कूट में, तो कूट में इसका हो जाएगा ए का 3, बी का 4 है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगठन के लिए व्यवस्था उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं, कोई सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया जाता है, कोई सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया जाता है। और पी है कि यह संगठन के कतिपय मौलिक सिद्धांतों की ओर ले जाता है, ठीक है। तो सी है यह समग्र रूप से संगठन का इसके परिवेश के संबंध में अध्ययन करता है। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है। ये संगठन और उसके माहौल को सूचनाओं और संसाधनों के परस्पर आश्रित के रूप में देखता है, तो ये भी सही हो जाएगा। कोई सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया जाता है, भी सही है। देखिए यहाँ पे जो बी है यह संगठन के कतिपय मौलिक सिद्धांतों की ओर ले जाता है, ये सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो बी इसका सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए सूची 1 सूची 2, सूची 1 में प्रशासनिक चिंतक हैं और सूची 2 में प्रशासनिक उपागम है।
ठीक है। तो प्रशासनिक चिंतक को हम प्रशासनिक उपागम से मिलान करेंगे। तो ये है एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपागम। एमपी फॉलेट क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक उपागम। तीसरा हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन जो हो गया तर्कसंगत उपागम। हर्बर्ट साइमन किसका होगा? तर्कसंगत उपागम। अर्थात चौथा हो जाएगा माइकल डी कोहेन। तो माइकल डी कोहेन हो गया गार्बेज कैन मॉडल, यहाँ पे हो जाएगा 1। और इमिते एथजियोनी हो जाएगा मिक्स स्कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ए का 3, बी का 4 और सी का 1 फिर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है, पिफनर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया है? देखिए आपको कह रहा है किसको शामिल नहीं किया गया था, किसमें? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। कौन? पिफनर ने। तो ए है सामग्री और आपूर्ति, बी है स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य एवं कार्य और शक्ति, और सी है पद्धतियां और प्रक्रिया, और डी है प्रशासनिक जवाबदेही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और शक्तियां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस खंड का नाम क्या था जिसने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को प्रस्थापित किया? दीदी को उस खंड का क्या नाम था जिसने अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को प्रतिस्थापित किया था? ए है सेक्शन ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SAP। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर है कि सेक्शन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, SCA, ये भी नहीं है। सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SIP, ये भी नहीं है। तो फिर है कि सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका SICA। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? SIC, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्लो की अभिविचारित मानवीय आवश्यकताओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये बहुत पेचीदा प्रश्न है, पेचीदा नहीं है, थोड़ा सा हल्का भी है। तो जो मस्लो ने ये मानवीय आवश्यकताओं का एक सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो आवश्यकता क्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो ये है आत्मसम्मान पहले, फिर शारीरिक सुरक्षा, फिर स्ववास्तविकीकरण और तदीयत्वता। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो होता है कि शारीरिक सुरक्षा। तो शारीरिक सुरक्षा इसमें पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर है तदीयत्वता, फिर आत्मसम्मान, स्ववास्तविकीकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पूरे सेट मिला करके 200 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो आज ये सीरीज जो है लोक प्रशासन का समाप्त होता है। फिर नए वीडियो में हम लोग नए सीरीज को लेकर के आएंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही। तो